हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम पहले थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है उसके आगे हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को शुरू कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और जितने भी लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर सभी टाइप के क्वेश्चन को सभी के चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि जो चैप्टर का नाम दिया गया है वह दिया गया है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन आपको पता ही होगा कि कार्बन एक एलिमेंट होता है। उसके यौगिक बोला गया है। यौगिक का सेंस क्या होता है कि कार्बन अपनी स्टेबिलिटी के लिए जब किसी अदर एटम से रिएक्ट होता है, अभिक्रिया करता है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से कार्बन कंपाउंड बनाते हैं और किस तरह से कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। पहली चीज़ हम देखें कि जो कार्बन होता है इसका ऑरिजिन लैटिन वर्ड के कार्बो से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोयला यानी कि काला पदार्थ। अब काले पदार्थ में आप समझ सकते हैं कि जिसमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। जैसे कार्बन अन्य रूपों में भी देखने को मिलता है। कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3। आगे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आपको कार्बन से रिलेटेड उनके यौगिक के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो पहली चीज़ हम देखें कि कार्बन एक प्रकार का नॉन मेटल होता है यानी कि अधातु होता है और यह हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है। अपने इस वीडियो में आज हम सहसंयोजक बंध के यानी कि कार्बन से रिलेटेड कुछ सहसंयोजक बंध के यौगिक को पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सहसंयोजक यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल्स लिया हुआ है हाइड्रोजन का, जो कि एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन की प्रेजेंस नहीं है। मैंने उदाहरण इस चैप्टर में इसलिए इसको लिया है जिससे आप छोटे से मॉलिक्यूल से स्टार्ट करें सहसंयोजक बंध को और आपको बड़े यौगिक तक समझा सकें। तो देखिए, जैसे जब भी आप सहसंयोजक की बात करते हैं, सहसंयोजक बंध की बात करते हैं, तो सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन हमेशा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होता है। अब बात ये आ गई कि आप कौन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएंगे। जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में देखा जाए तो एक वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं जो पेनाल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब भी सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू सहसंयोजक बंध में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। वो चाहे एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, और डिपेंड करेगा कंपाउंड पे। जैसे हम पढ़ते चल रहे हैं, हम एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड और किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है पढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड मैंने लिया हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन के कितने यानी परमाणु कितने हैं? 2 हैं। मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ रख दिया है। यह तब की अवस्था है जब दोनों हाइड्रोजन आपस में मिले नहीं हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो टोटली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह कितने रहेंगे? 1 रहेंगे, जिनको हम डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और यह डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करने का जो थ्योरम दिया था यह किसने दिया था? ऑक्टेट यानी कि लुईस ने दिया था, जिसको हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। पहले हाइड्रोजन में वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। जो दूसरा हमने हाइड्रोजन का परमाणु लिया है उसके भी वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब भी ऑक्टेट रूल अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि ऑक्टेट रूल हमेशा कंपाउंड के, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी की बात करता है। कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होगा जब तक उसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, और अपनी स्टेबिलिटी के लिए वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। डोनेट करने के फलस्वरूप आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जब भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो उसके थ्रू यह क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से यह हाइड्रोजन है, सिमिलर ये भी हाइड्रोजन है। ये अगर डोनेट कर देता है तो इसकी स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। अब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यह इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा हाइड्रोजन भी अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और जब शेयरिंग से बॉन्ड बन गया तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और लुईस की थ्योरी यानी कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग यह ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है, जिसके कारण हाइड्रोजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। एग्जैक्टली मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 17 होता है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। मैंने आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसके फलस्वरूप वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही सह संयोजक बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने इसको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। दूसरा क्लोरीन भी हमने लिया और यहाँ पे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, जब दोनों क्लोरीन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। और जो शेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वह कितना है? 2। टोटली देखा जाए तो सभी दोनों क्लोरीन के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके कारण भी यह एक स्टेबल संरचना यानी कि Cl2 का निर्माण कर लिया। अब देखिए, थर्ड कंडीशन में मैंने मीथेन को लिया हुआ है, जो कि एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि कार्बनिक यौगिक है, जिसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन है। कार्बन को हम क्या कर लेते हैं? सेंट्रल एटम मान लेते हैं। अब यह सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम, इसकी बात देखें तो यह क्लास 11th में एकदम डिटेल में दिया हुआ है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंट्रल एटम क्या होता है, सराउंडिंग एटम क्या होता है। अभी आप 10th में हैं तो मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ कि जो सेंट्रल एटम है यानी कि केंद्रीय परमाणु है वह कौन सा है? कार्बन। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6। तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन कितना हो जाएगा? 4। यानी कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। तो चारों इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो हाइड्रोजन ने क्या किया? अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन से किया। तो अब कार्बन के पास आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया और कार्बन ने अपना ऑक्टेट रूल यानी अष्टक के नियम का ऑक्टेट को पूरा कर लिया, जिसके कारण यह एक स्टेबल संरचना का निर्माण हो गया। आई होप कि आपको कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है समझ में आ गया होगा। अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क भी दिया हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।